देखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में तो स्पष्ट तौर पे लिखा है कि भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी और लोकतंत्र के स्तंभ होंगे और लोकतंत्र के संचालन में कुछ संस्थाएं होंगी जो पूरे तरीके से स्वतंत्र होंगी, जैसे चुनाव आयोग। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था जो लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी संस्था है, उसी संस्था पर सरकार ने कब्जा कर लिया। और यह सरकार इतनी मजबूत संस्था को, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, कितनी मजबूत संस्था को कैसे अपने कब्जे में करके पूरे चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। आज से पहले लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव हुआ, इससे अनफेयर चुनाव आज तक इस देश के अंदर नहीं हुआ। इतना अनफेयर चुनाव कभी नहीं हुआ। यहां हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे वो किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग ये चुनाव डायरेक्ट चुनाव आयोग से लड़ रहे थे। अब चुनाव आयोग से लड़ करके कैसे चुनाव जीत सकते हैं? हम किसी पार्टी से जीत सकते हैं, हम किसी पार्टी के विचारधारा से जीत सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ही सामने खड़ा हो जाए तो फिर आप उससे कैसे लड़ेंगे? पूरे चुनाव में हम लोगों ने देखा कई सारे जगहों पर कोड ऑफ कंडक्ट, जो आदर्श आचार संहिता है, उस आदर्श आचार संहिता के साथ खिलवाड़ किया गया, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया। आप लोगों ने कई सारा वीडियो देखा, इस देश के अंदर लोग बना रहे हैं। अभी हाल ही में बीते हुए कई सारे चुनाव में इसी चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने, चुनाव से सालों पहले कई सारी योजनाओं को बंद करा दिया कि ये योजनाएं चलेंगी तो चुनाव इससे बाधित होगा। लेकिन बिहार में चुनाव के एक महीना पहले एक योजना शुरू होती है जिसमें कहा जाता है कि हम सभी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देंगे। किस लिए भाई? तो व्यवसाय करने के लिए। उस पर कोई व्यवसाय करेगा, उसके बाद उनको 2-2 लाख रुपया हम देंगे, ये कहा गया एक महीना पहले। और पैसे बांटने शुरू किए गए और चुनाव के समय में आपको चुनाव 6 तारीख को है तो 4 तारीख को पैसा आ रहा है, चुनाव 11 तारीख को है तो 8 तारीख को पैसे खाते में आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे चुनाव के अंदर लीगली जो है घूस दिया गया, लीगली पैसे दिए गए। हम बिल्कुल इस बात को नहीं कहना चाहते कि ये हमारी महिलाओं की कोई गलती है, बल्कि ये चुनाव आयोग द्वारा जो किया गया ये कहीं से भी उचित और जायज नहीं था। इसके पहले इस देश में इतने वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, 1952 से, कभी भी किसी चुनाव में इस तरीके से खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां नहीं उड़ाई गई थी। एसआईआर कराया गया, एसआईआर का हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग ने बहुत ही कह लीजिए कि अलग तरीके से उसने पूरे देश के अंदर एसआईआर को, पूरे राज्य के अंदर एसआईआर कराने का काम किया। और आज भी एसआईआर पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। कई सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, कई सारे बीएलओ की स्थिति खराब है। एसआईआर के बाद ऐसा समय पर एसआईआर हुआ कि चुनाव के ठीक पहले हम लोग समझ नहीं पाए और चुनाव शुरू हो गया। आज हम लोग जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि हमारे कई सारे हमारे जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, आज पता चल रहा है। तो हम लोग तो जितने कम मतों से हारे हैं उससे ज्यादा तो हमारे लोगों के नाम काट दिए गए हैं, यहाँ पर उससे ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए इस पूरे चुनाव में इतना साजिश किया गया, इतनी कोशिशें की गई हर जगह पर भयानक तरीके से। सरकार ने तो 30,000 करोड़ रुपए जो खर्च किया, इसके अलावा भी हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कि चुनाव हार जीत का मसला सिर्फ नहीं, हम चुनाव के हार को स्वीकार करते हैं, जनता के मैंडेट का धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में अपने काम में लगते हैं। लेकिन मामला यहां ये नहीं है, मामला है कि यहां लोकतांत्रिक संस्था को खत्म किया जा रहा है। मामला यह है कि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। विषय यह है कि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी चुनाव में कैसे लड़ पाएगा? तब तो तंत्र ही सब कुछ रहेगा और जन खत्म हो जाएगा। हम जनतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहां इस चुनाव में हमने देखा
कि तंत्र जो है लोक पर इतना काबिज हो गया कि लोक जो है बिल्कुल विलोप में चला गया और उसका कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए जनता के समस्त अधिकारों को स्थापित करना, जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक प्रतिस्थापनाओं के लिए लगातार लड़ते रहे और हम लोग इस बात को मानते हैं कि इस देश के अंदर गरीबों को, पिछड़ों को तब जीवन जीने का अधिकार मिला जब देश की आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। हमें एक वोट का राइट जब तक नहीं था तब तक इस देश के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। लेकिन जैसे ही एक वोट का राइट हमें मिला, वोट देने का अधिकार मिला, वैसे ही आप समझ लीजिए कि हमारा लोगों को के द्वारा हम लोगों को पूछना जांचना शुरू हो गया। क्योंकि बिना हमारे वोट का उनको सरकार नहीं बनना था, बिना हमारे वोट का उनका राज नहीं बनना था। पहले तो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, पहले सामंती व्यवस्था थी, उसमें वो राज कर रहे थे। लेकिन वोट का अधिकार मिलते ही हमारा मान सम्मान बढ़ा और वोट का अधिकार मिलने के बाद हम तो ये कह सकते हैं कि इस देश के नागरिकों को आदमी होने का अधिकार मिला, मनुष्य होने का अधिकार मिला। ये तो उसके पहले मनुष्य की तरह कहां व्यवहार किया जाता था। उसके पहले आप जानते हो वोट का राज हमें मिला, उसके बाद भी उस राज को छीनने के लिए बूथों पर हमारे लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। बूथों से भगा दिया जाना, बूथों से खदेड़ करके भगा देना, राइफल बंदूक गोली से बूथ कैप्चरिंग कर लेना और कई सारे गांवों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला, जिसके लिए कई सारी पार्टियों ने, हमारी पार्टी भाकपा माले ने विशेष तौर पर उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसके लिए हमारी पार्टी को बदनाम किया गया और कहा गया कि ये लोग नक्सली हैं, ये लोग हथियार चलाते हैं, ये लोग ये करते हैं। तो वो हथियार चला करके बूथ कब्जा करते थे तो उनको बाहुबली कहा जाता था और हमारे लोगों ने जब हथियार चला करके बूथ कब्जा हटाने का काम किया तो हमारे लोगों को आतंकवादी कहा जाने लगा। ये तो अजीब दस्तूर है। आप जो है हथियार चला करके बूथ कब्जा कर रहे हैं तो आप बाहुबली हैं, हम जो है हथियार चला करके बूथ खाली करा रहे हैं तो हम आतंकवादी हो गए। ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोहरा मापदंड है, ये अजीब तरह का मापदंड है, अजीब तरह का मापदंड है। इसलिए इस बात को हमें समझना, उसी को स्थापित करने की कोशिश की गई, उससे लड़ करके हमें वोट डालने का अधिकार मिला, हमने जाकर के वोट डाला। उसके बाद फिर ये मशीनें आ गई जिसके बारे में गौरव जी कह रहे थे, अभी ईवीएम आ गया। अब उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लड़ करके शहादतें देकर बूथ पर जाकर के वोट डालने और वोट का मतलब हमारे लोगों ने समझ लिया। इसलिए अब दूसरे तरीके से इस पूंजीवादी व्यवस्था में जहां वो सब कुछ अडानी को सौंप देना चाहते हैं, जहां वो सब कुछ अंबानी को सौंप देना चाहते हैं, ऐसे समय में वो पूरे तंत्र को, पूरे इलेक्शन को इस दौर में पूंजी और पैसे के नाम पर उसको मैनिपुलेट करने का काम किया। पहले ये बूथ कब्जा करते थे, अब ये चुनाव के बीच में पैसा बांट करके लोगों का मन, मस्तिष्क और मिजाज पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको जो देना था वो नहीं दिए। पूरे बिहार में 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 20 वर्षों के बाद जो इनको बहुमत मिला, जो इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि 20 वर्षों में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि इन्हें बिहार के अंदर 202 सीटें मिल गई। बेरोजगारी भयानक है, पलायन है, किसी भी गांव में चले जाइए। आज इनकी सरकार जरूर बन गई है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी गांव में आम जनता में सरकार बनने की बहुत खुशी नहीं। आज मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, आज अखबार में छपा, वो चाहते हैं कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे। हम पूछना चाहते हैं कि 20 साल से आप सरकार में हैं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके 20 वर्ष सरकार में रहने के बावजूद भी 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस राज्य के अंदर बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं? आपने क्या किया 20 साल? वो कोई मंत्री बन गया, वो कह रहे कि माफिया का छाती पे बुलडोजर चलेगा। अरे भाई, पिछले 20 वर्षों से आपका सरकार है, तो पिछले 20 वर्षों के अंदर ये माफिया पैदा कैसे हुआ जिसके छाती पर आप आज 21वें साल में बुलडोजर चलाना चाहते हैं? तो मतलब 20 सालों तक आपने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, 20 सालों तक अपने माफियाओं का राज्य स्थापित करने का काम किया और आज आप भी समझते हैं कि आप जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं जीते। आपको भी पता है कि आज भी इस राज्य के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा समस्या पलायन का है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव हार गए तो हम लोग बेरोजगारी के सवाल पर बोलना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग पलायन के समस्या पर बोलना छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि आज भी हमारी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो हमारे देश के नौजवान हैं, मजदूर हैं, जिनके रोजगार के लिए, जिनके बेहतर जीवन की लड़ाई आज भी हमें ही लड़नी और उसी एजेंडे पर लड़ाई लड़ी गई और उसी मुद्दा और एजेंडा पर हमें बहुत सारे वोट मिले। बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे,
इसलिए हम समझ रहे हैं कि आप मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि आपने पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया। चुनाव के बीच में आपने तंत्र का इस्तेमाल करके पूरे जनता की शक्ति और ताकत को अपने तहस नहस करने का काम किया। इस बात को राज्य की जनता ठीक तरीके से समझ रही है और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दिया गया जो भी हमारा अधिकार है उसके ऊपर एक प्रकार का हमला है। इसलिए हमें आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो हमें संविधान दिया गया या जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए, उन संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की लड़ाई आने वाले समय में लड़ना होगा। आज ये लड़ाई पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है, पहले से ज्यादा चैलेंज इस लड़ाई में हमारे सामने है। वो इस प्रकार से है कि तंत्र जो है इस तरीके से, निर्मम तरीके से जनता के अधिकारों पर काबिज नहीं था, लेकिन आज जो पूरा का पूरा सिस्टम, जो पूरा का पूरा तंत्र है, प्रणाली है, ये बहुत निर्ममता के साथ जनता के तमाम अधिकारों को जनता से खींचने की कोशिश कर रहा है। हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ बिहार के अंदर सिर्फ सरकारी नौकरियां 2% है, उसके बाद जो आप निजी क्षेत्र में काम देना चाहते हैं, क्या उसमें आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं? क्या उसमें आप किसी भी प्रकार का आरक्षण देना चाहते हैं? अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर हमारे राज्य के गरीब, दलित, पिछड़े लोग तो प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं पाएंगे। और आज भी आप समझ लीजिए, आज भी आप प्राइवेट सेक्टर देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में आज भी इस देश का बहुजन दलित समाज से और पिछड़े समाज से बहुत गिने चुने लोग हैं, उसका बहुत बड़ा आबादी जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी करने का काम कर रहा है। बिहार सबसे बड़ा पलायन का स्टेट है, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार जिसको 20 वर्षों में नीतीश कुमार को जहां लेकर के जाना था वो लेकर नहीं जा सके। आप लूट करके, चोरी करके मैंडेट हासिल कर लिया, इसके लिए आपको सारे अवार्ड दे दिए जाएंगे। हमने सुना कि गिनीज बुक ने कोई रिकॉर्ड इनके नाम कर दिया है, तो गिनीज बुक करता होगा। उस गिनीज बुक को बिहार के गरीबों से मुलाकात नहीं है, उस गिनीज बुक को बिहार के उन घरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात नहीं है जिनके घरों पर रोज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, रोज बुलडोजर चला करके जिनकी दुकानें तहस नहस की जा रही हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको आज तक आवास नहीं मिले पिछले 20 वर्षों के इनके रिजीम में, शासन काल में, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं रहा। वो सिर्फ फोटो देखते हैं, मुख्यमंत्री का मीडिया का कवरेज देखते हैं और वो जो भी अवार्ड है वो इनको सौंप देते हैं। इसलिए आज गरीबों की लड़ाई जरूरी है। आज भी वास, आवास, उनके जीवन, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का सवाल सबसे गंभीर सवाल बना हुआ। चुनाव के दरमियान जो हम लोगों ने कहा कि आज ये बक्सर जिला में पिछले 20 वर्षों में एक आईसीयू तक नहीं बना और ये जनता इसको झेल रही है। एक अस्पताल नहीं आपके इलाज के लिए, बावजूद इसके बक्सर के 3 सीट पर एनडीए की जीत हुई। तो क्या ये मान लिया जाए कि जनता के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये मान लिया जाए कि जनता के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल हम ही नहीं मानते। हम मानते हैं कि पूरे बक्सर जिला की जनता ने एनडीए के अगेंस्ट में महागठबंधन को वोट दिया, लेकिन चूंकि तंत्र इस तरीके से हावी था कि जनता का वोट बहुत ही साजिशाना तरीके से लूट लिए गए। चोरी तो हुआ ही, हमें पता है, हम साफ तौर पर किसी बात को कहते हैं, लेकिन चोरी कैसे हुई अभी हम इसका पता लगा रहे हैं। और जब पता लगेगा तो इसके खिलाफ भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम लोग हारने वाले, थकने वाले नहीं हैं। अब जानते हैं, एक शेर है, उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हादसों के जद पे हैं तो हादसों के जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दे, क्या जलजलों के खौफ से हम घर बनाना छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, अब जानते हैं, और आगे भी लड़ते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ जो छेड़खानी हो रहा है, जो उनके संविधान के पन्नों को फाड़ा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है, उसको किसी भी कीमत पर, हम सदन में रहे ना रहे, सड़क पर ही सही हम लड़ेंगे और लड़ करके उसको सुनिश्चित करने की गारंटी करेंगे। यही आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर संकल्प लेते हैं। और जो भी ये लूट, झूठ, चोरी हुई है, उसको हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे और आने वाले समय में जनता की पूरी ताकत के साथ एक बार फिर हम इन्हीं सड़कों पर खड़ा होंगे और सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को यहाँ से उठा करके फेंक देने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम।